मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये एम्प्लॉय लोग को तो फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है मैनेजमेंट को। मेल का जो टॉप मैनेजमेंट होता है इसको बहुत फ़ायदा होता है और वो मेरा हिसाब से ये जो चीज़ है हर इंडस्ट्री इसको फॉलो करना चाहिए। उसमें इंडस्ट्री को ज़्यादा फ़ायदा होता है, एम्प्लॉय को तो होता है लेकिन इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जिट इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। एक तो एक इंटरव्यू होता है, जैसे आप लोग कहीं मतलब नौकरी के लिए एप्लीकेशन देते हो, वहाँ से कॉल आता है, आप जाके इंटरव्यू देते हो ज्वाइनिंग के लिए। और इसका आप ये उल्टा है, आप छोड़ने के टाइम में एक इंटरव्यू दे के जाना। तो उसमें क्या होता है, तो आप जो इंटरव्यू दे के जाओगी किसी को ऐसे वर्बली बोलना नहीं है, ये पेपर में लिखित में दे के जाना। जो आपने रिजाइन दिया या आपको टर्मिनेट किया गया, किस कारण से किया गया, उसका पीछे किस किस का हाथ है और क्या होता आप और नौकरी कर सकते थे, और कोई दिक्कत है क्या मैनेजमेंट साइड से या किसी एम्प्लॉय का साइड से, वो सारी चीज़ें आप लिख के जाना। और वो जो लिफाफा है वो मिल का जो एमडी है या मालिक है उनके पास डायरेक्ट जाता है। आपको सिस्टमेटिक समझा देता हूँ एक बार। इसमें देखो अप्लीकेबल फॉर एनी इंडस्ट्रीज, खाली अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये हर एक इंडस्ट्री के लिए ये लागू रहता है, मतलब काम करता है। और इसको हर एम्प्लॉय और हर मैनेजमेंट सिस्टम इसको फॉलो करना चाहिए। और देखो एप्लीकेशन फॉर एनी पोजीशन, एप्लीकेशन समझ लो कोई किसी का इन्वेस्टिगेटर भी है, सुपरवाइज़र भी है, या कोई मैनेजमेंट का आदमी मतलब मैनेजर है, जीएम है, ये वीपी लेवल तक भी आप ये सब चीज़ आप कर सकते हो। उसमें जो जो दिक्कत है वो लिख के देंगे और वो उसका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकाला जाएगा। तो कोई भी पोजीशन के लिए एप्लीकेबल है। और देखिए आफ्टर रिलीविंग द एग्जिट इंटरव्यू टेकन, तो आपने समझ लो कोई रिजाइन दिया या टर्मिनेट हुआ, रिलीव होने के बाद जब वो अपनी सामान वगैरह लेकर जा रहा होगा उस टाइम इसको एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं। मील का अंदर रहते हुए या रिलीव होने से पहले कभी एग्जिट इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, ये इसका फंडा है, इसको ध्यान रखिए। द इंटरव्यू पॉइंट्स टू बी रिटेन ऑन ए पेपर, एक पेपर में इंटरव्यू जो एग्जिट इंटरव्यू का जो पॉइंट है एक प्लेन पेपर में इसको लिखा जाएगा डिटेल में। और द पेपर मस्ट बी इन ए क्लोज एनवलप। देखो ये इसके लिए क्या करना है, जैसे वो पेपर लिखेगा इसको लिफाफा में बंद करके स्टेपलिंग करके या मतलब किसी भी तरह बंद करके गूंद लगाए बंद करके जो वो दिया जाएगा टॉप मैनेजमेंट के पास। और द पेपर हैंडेड ओवर टू एचआर हेड, ये कोई पेपर जो बनाएगा अपनी बॉस को नहीं देने का या अपनी कोई जीएम है बीपी है इन लोग को नहीं देने का। तो ये जो लिफाफा है एचआर में देना। एचआर में क्यों दिया जाता है आपको बताता हूँ। जैसे कोई आदमी भागता है ना तो एचआर का सरदर्दी होता है, ये आदमी भाग गया या ये आदमी कम हो गया, उसके लिए फिर आदमी ढूंढना पड़ेगा। तो एचआर का ये इसीलिए इनिशिएटिव रहता है ताकि आदमी कम से कम भागे, आदमी टिक के काम करे, मिल का मतलब कंपनी का कैसे तरक्की हो, मैन पावर कैसे स्टेबल हो, मतलब ज़्यादा माइग्रेशन ना हो, उसका सरदर्दी देता है एचआर टीम का जो हेड है। तो एचआर हेड को इसीलिए इसको दिया जाता है। द एनवलप फाइनली ओपन्ड बाय मिल ओनर, एमडी या एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट या सीईओ, जो पूरा टॉप मोस्ट पोस्ट में रहता है। जैसे किसी प्राइवेट मिल समझ लो मालिक बैठता है या कोई ग्रुप हेड है
सीईओ वगैरह बैठते हैं, या कोई मतलब एमडी बोलते या डायरेक्टर बोलते हैं, इन लोग को जो टॉप बिल्कुल जैसे एक कंपनी है उसका जो टॉप पोस्ट है उसको देने का एनवलप। उसके बाद देखिए द टॉप मैनेजमेंट विल स्टडी ऑल पॉइंट्स केयरफुली। वो जो भी पॉइंट लिखा जाएगा वो केयरफुली पढ़ेगा और वो जो पॉइंट है इसको नोट करेगा। समझ लो एक एम्प्लॉय लिखा यहाँ कोई खाने पीने का अरेंजमेंट सही नहीं है, कैंटीन में खाना खराब है या पेट खराब होता है, ड्यूटी करने से दिक्कत जाता है, तो वो एक पॉइंट हो गया। कोई एक पॉइंट लिखेगा यहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं मिलता, हम लोग को दिक्कत जाता है, परेशानी बढ़ता है, या कोई सैलरी का डेट फिक्स किया जाए जिसके लिए अपना बराबर रूटीन वर्क पे चले, ऐसे ही पॉइंट रहता है। या कोई पॉइंट लिखेगा कि हम फलाना डिपार्टमेंट का है, अपना जो सीनियर आदमी है वो पार्शियलिटी करते हैं, मतलब किसी एम्प्लॉय को अच्छा से देखता है, किसी को ज़्यादा रफ ट्रीटमेंट करता है, बिहेवियर ख़राब करता है या गाली देता है। ऐसे पॉइंट कई सारी पॉइंट हो सकता है। एग्जिट इंटरव्यू में 50-60 पॉइंट हो सकता है। या कोई बोलता है कि अपना इधर जो सैलरी स्ट्रक्चर सही नहीं है, इन हैंड कम पैसा आता है, बहुत ज़्यादा पैसा कट जाता है, मतलब जैसे कोई पीएफ कट गया, एसआई कट गया, और वो मतलब बोनस देता नहीं, साल में देता है। आजकल का जो सिस्टम हो गया इन हैंड कैश होना ज़रूरी है। समझ लो एग्जाम्पल आपका मैंने एक जगह आपने देखना 75,000 का आपकी सैलरी लगा दिया, जब इन हैंड आएगा तो 45,000 आएगा या 50,000 आएगा। तो उसमें क्या रहेगा, एक साल होने के बाद आपको बोनस दिया जाएगा, एक साल होने के बाद मेडिकल दिया जाएगा। वो सब चीज़ में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो कोई एम्प्लॉय ऐसे लिखेगा इन हैंड सैलरी थोड़ा बढ़ना चाहिए और उसमें अपन को दिक्कत है। ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 2-4 पॉइंट बताया, ये सब पॉइंट हो सकता है। वो पॉइंट लिखने के बाद क्या करना, देखो मैनेजमेंट स्टडी ऑल पॉइंट्स केयरफुली। मैनेजमेंट ये सारी पॉइंट केयरफुली पढ़ेगा, उसको देखेगा। उसके बाद देखो प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन विथ इमीडिएट इफेक्ट। जब ये पॉइंट्स पढ़ेगा मैनेजमेंट, जो जो कमी है और जो जो सुझाव है, मतलब खाली कमी नहीं लिखेगा, कुछ आइडिया भी दे सकता है। समझ लो एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ, किसी मिल में शिफ्ट चेंज 8 बजे होता है। एग्जांपल बोल रहा हूँ, देखो शिफ्ट चेंज कितना बजे, 8 बजे होता है, 8 AM में होता है, एक 8 PM होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या करना, स्टाफ वर्कर का जब शिफ्ट चेंज में आएंगे तो उस जगह सिक्योरिटी का शिफ्ट चेंज आधा घंटा पहले होना चाहिए, मतलब 7:30 बजे और 7:30 बजे AM PM में। तो इसमें क्या होता है, समझ लो मतलब स्टाफ वर्कर भी चेंज हो रहे, सिक्योरिटी भी चेंज हो गया, तो ध्यान कौन रखेगा। तो उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर नौकरी छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सुझाव है, मतलब कंप्लेन नहीं है, सुझाव। ऐसे कोई सुझाव भी लिख सकता है कि सर शिफ्ट चेंज 8 बजे है तो अपना सिक्योरिटी वाले का थोड़ा आधा घंटा पहले करो। ऐसे ही देखो, ये प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन विथ इमीडिएट इफेक्ट। तुरंत इसका स्टेप लेना चाहिए, तब जाकर ये काम करेगा। बेनिफिट्स विल गेट मैक्सिमम फॉर मैनेजमेंट साइड। ये जो एग्जिट इंटरव्यू का जो बेनिफिट होता है, जो फ़ायदा होता है, ज़्यादा तक जो मैनेजमेंट को मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन परसेंटेज में बहुत कम है। एम्प्लॉय को अगर मिलता है 15%, 10%, मैनेजमेंट को 90%, 85% बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉय के कम मिलता है। उसमें देखो, इफ एनी हरासमेंट फ्रॉम एनी एम्प्लॉय ऑल्सो डिटेक्टेड। हरासमेंट किस टाइप का होता है, समझ लो कोई मतलब जानबूझकर तंग करना, कोई ख़राब लैंग्वेज में बात करना, कोई बिहेवियर ख़राब करना, कोई गाली देगा, वो सब चीज़ बहुत गलत है। तो उसमें क्या होता है, देखो कोई आदमी का आप हायर किया ना, तो उससे काम जितना लेना है लो। अगर आपके
वो काम नहीं कर पाता, काबिल नहीं है, तो इसको वार्निंग दो, शो कॉज नोटिस दो, या इसको मतलब टर्मिनेट कर दो, वो चलता है। लेकिन किसी एम्प्लॉय को हरासमेंट करना, गाली देना, ये सब चीज़ किसी को बर्दाश्त नहीं है। वो खास करके आजकल का जो युवा पीढ़ी है, किसी का गाली बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बिल्कुल तुरंत ही रिएक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ अवॉइड करने के लिए समझ लो वो किसी ने गाली दिया, इसको मुँह पे कुछ बोल नहीं पाया, तो एग्जिट इंटरव्यू में तो लिख सकता है ना कि मेरे को ये सब चीज़ दिक्कत है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ देखो, मैनेजमेंट का कोई भी एम्प्लॉई, नीचे वाला एम्प्लॉई को कभी गाली नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल इंडस्ट्री का नॉर्म्स का खिलाफ है, नहीं होना चाहिए ऐसा। इफ एनी सिस्टम फाउंड फल्टी मस्ट रिवाइज। सिस्टम अगर कोई फल्टी है तो रिवाइज होना चाहिए। सिस्टम मतलब देखो, फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूँ, समझ लो आपकी डिपार्टमेंट में आदमी कम है, कहीं कहीं सिस्टम ऐसा है आदमी कम है, तो क्या करेंगे, जो लेबर हैंडलर है जॉबर को पटाएंगे, कान पे हाथ रखेंगे, बोले भैया जा कॉलोनी 4-5 आदमी लेकर आ जा। आप ये सोचिए, अगर जॉबर जाएगा आदमी लेने के लिए कॉलोनी में, उस दौरान शिफ्ट चेंज में खाता डिपार्टमेंट कौन देखेगा? डिपार्टमेंट देखने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो ये जो चीज़ होता है, परेशानी किसको झेलना पड़ेगा? उस डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र को झेलना पड़ेगा, उसको आज ये जॉबर जैसा काम करना पड़ेगा। तो परेशान तो सुपरवाइज़र रहेगा, और जॉबर जाएगा 1-2 घंटा कॉलोनी में मस्ती मार के, इसका वहाँ उसका वहाँ, चाय पानी पिया, नाश्ता किया, कुछ भी किया, फिर 2 घंटे के बाद आएगा, तो आने के बाद फिर आदमी लगाएगा, मतलब कुल मिला के लसेस होगा। ये सब चीज़ कभी होना नहीं चाहिए। अगर किसी मिल में इस प्रकार का प्रैक्टिस है तो मिल के लिए बहुत ख़राब है। जो जैसे लेबर हैंडलर है तो अपने हिसाब से वो आदमी सेट करेगा, डिपार्टमेंट का जॉबर को जाने का, सुपरवाइजर को जाने का ज़रूरत नहीं है अंदर, कॉलोनी का अंदर बुलाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, ये अगर आदत में पड़ जाएगा ना ऐसा चीज़, तो क्या करेंगे, वो जॉबर ही खुद बोलेगा 2-4 आदमी को, अरे तुम लोग छुट्टी मार देना, मैं बुलाने आऊँगा, इतना बजे बुलाने आऊँगा तब आना। तो ये क्या होता है, गंदा प्रैक्टिस चालू हो जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल दिया आपको फल्टी सिस्टम का, ये फल्टी सिस्टम होता है, नहीं होना चाहिए। समझ लो आपकी शिफ्ट चेंज 8 बजे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो 8 बजे, तो 8 बजे जब शिफ्ट चेंज होता है, आदमी आने वाला आदमी आएंगे, जाने वाला भी जाएंगे। तो आने वाला जब आएंगे, कोई लेट आता है तो इसको नोट करके पर्सनल डिपार्टमेंट में देने का, कोई जल्दी चला जाता है वो भी नोट करना, ये सब HR डिपार्टमेंट का काम है। कोई आदमी पहले से ना भागे, कोई लेट ना आवे, और कोई लेट आता है तो उसका पैसा कटना चाहिए। समझ लो कोई आदमी 8 बजे ड्यूटी है, 9 बजे आया, तो अगर पैसा नहीं काटोगी वो रोज़ रोज़ लेट आएगा, और उसका अल्टीमेटली प्रेशर किसका ऊपर पड़ेगा? जो प्रोडक्शन स्टाफ के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रोडक्शन का जवाब देना पड़ता है। ऊपर से कारीगर लेट आते, या लंच में गए, आधा घंटा लंच 1 घंटे में आया, वो सब चीज़ क्या फल्टी सिस्टम में आ जाता है। फल्टी सिस्टम जो होता है उसी पेपर में लिखा जाएगा, तो इसको तुरंत सही करना अपना काम है। उसके बाद देखिए, इफ एनी डिससेटिस्फैक्शन इन सैलरी ऑल्सो रिवाइज्ड। सैलरी में बताया था आपको, जैसे इन हैंड का एग्जाम्पल दिया था। समझ लो कोई बफिंग फिटर है, इसको 7,000 रुपया मिल रहा है, तो उसको सैलरी से थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है, मतलब उतना पैसा में काम उसका बन नहीं रहा, तो उसने रिजाइन दे रहा है, और कारण में लिख रहा है भाई सैलरी थोड़ा कम है, मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता तो मैं टिक जाता। तो ये सब चीज़ क्या मैनेजमेंट की नोटिस में आता है, भाई देखो हम बफिंग फिटर रखे, 7,000 रुपया दिए, 7,000 इसको पूरा है नहीं, इसीलिए छोड़ दिया। तो वो क्या करेगा, उसी एम्प्लॉय से बात भी कर सकता है, या कोई नया एम्प्लॉय लेगा, थोड़ा बढ़ा के देगा पैसा, तब जाके इसको सही रहेगा। और देखो सैलरी का जो डिससेटिस्फेक्शन का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मैं मिल का नाम नहीं लूँगा,
एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो समझ लो 2012 में आप जीईटी जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग आपने लिया 16,000 रुपया पर मंथ। एग्जाम्पल बोलो, आपके इंडस्ट्री के लिए आपने कैंपस इंटरव्यू किया 2012 में, जीईटी के लिए 16,000 रुपया पर मंथ लिया। और जो पहले से जो एम्प्लॉय है, समझ लो 2010 से जो कर रहा है, 2010 से जो कर रहा है, समझ लो उसका सैलरी 2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद 14,000, क्योंकि बहुत पैसा कम में वो ज्वाइन किया था। तो ये जो चीज़ है ये जस्टिफाइड है क्या? जस्टिफाइड नहीं है। तो उस केस में क्या करेगा मैनेजमेंट? आपको उसका मतलब ये देता हूँ। देखो ये जैसे 16,000 में मार्केट से, मतलब कॉलेज से जीईटी लिया ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, तो 2010 का बैच का जो 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, इसको अगर 14,000 रुपया उस टाइम मिलता है तो इसका अंदर डिससेटिस्फेक्शन आएगा। तो उस केस में क्या करेगा? अगर आपने 16,000 रुपया दे के कैंपस इंटरव्यू से स्टाफ लिया, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग लिया, तो इनको इमीडिएट क्या करना पड़ेगा? ये 16 की जगह और 2 साल का इंक्रीमेंट करके इसको कम से कम आपको 20,000 करना पड़ेगा। ये होता है मैनेजमेंट का तरीका। अगर 20,000 करोगी, मतलब ये भी टिक गया, ये भी टिक गया, नहीं तो क्या होगा? नया भर्ती करते रहोगे, पुराना निकलता जाएगा। तो ये होता है सैलरी का डिससेटिस्फेक्शन। तो ऐसे कभी होता है तो मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। समझ लो कोई पहले का जो भर्ती है तो उनका थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर का भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो महंगाई बढ़ता रहता है। नया पुराना भर्ती होते तो पुराना कम मिले, एक्सपीरियंस वाला जो नया ज़्यादा मिले तो डिससेटिस्फेक्शन होगा। ये आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोला। वैसे सैलरी डिससेटिस्फेक्शन तो कई तरह का होता है, ठीक है। कभी कभी देखना जैसे बस होता है, वो बस को कम पैसा मिलता है, उसका जूनियर लोग को ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसे भी होता है कभी कभी। तो ये सब चीज़ नहीं रहना चाहिए। देयर इज ए चांस ऑफ री एंट्री ऑफ रिजाइंड या टर्मिनेटेड पर्सन। अगर आपको एग्जिट इंटरव्यू का लिफाफा मिल गया तो आप इसको टाइम पे पढ़ के देख लिया, जो एम्प्लॉय जो आपका अच्छा था, जो रिजाइन दे के जा रहा है या टर्मिनेट कर दिया गया किसी भी कारण से, इसको बुला के प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो, और सॉर्ट आउट करके आपको वो सही करना पड़ेगा। सही कर दो कि वो आदमी भागने की बजाय फिर से दोबारा ज्वाइन हो जाएगा, मतलब जाएगा नहीं। इसको लिया से नहीं करना पड़ेगा, जो जो प्रॉब्लम है इसका हाल निकालनी पड़ेगी। उसके बाद देखो स्टाफ टर्नओवर विल बी मिनिमाइज। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टाफ टर्नओवर मिनिमाइज। समझ लो आपके पास 30 आदमी का स्टाफ है, 30 आदमी का स्टाफ है, आपके हर साल समझ लो 7 या 8 आदमी रिजाइन दे के या टर्मिनेट होके भाग जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, मतलब ये हो गया आपकी 25% का टर्नओवर हो गया, 25-30%। तो इतना नहीं होना चाहिए। 30 स्टाफ है ना, इक्का दुक्का कोई जाना चाहिए, मतलब 7-8 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सिस्टमेटिक एग्जिट इंटरव्यू वगैरह लोगे, उसका कार्रवाई करोगे, इसके लिए आप तरीका निकालोगे या सिस्टम डालोगे, तो ये जो 7-8 की जगह 1-2 हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा, तो वो स्टाफ रुक जाएगा, तो स्टाफ टर्नओवर कम हो जाएगा। आप ये ध्यान रखो, जिस कंपनी में स्टाफ टर्नओवर ज़्यादा है उस कंपनी में कभी प्रोडक्टिविटी आता नहीं, हमेशा लॉस होता है, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं बन पाता। कोई आदमी जैसे कोई साल 6 महीना टिकेगा तब जाकर कोई सिस्टम बनाएगा, कुछ मतलब अपने अंदर लेगा कि अपनापन रहेगा उसका। और समझ लो ऐसे ही स्टाफ चलते रहेंगे, जल्दी जल्दी सिस्टम कौन बनाएगा, प्रोडक्शन कौन ला के देगा, क्वालिटी कौन ला के देगा। तो इसीलिए
स्टाफ टर्नओवर विल बी मिनिमाइज, ये अगर रहेगा स्टाफ टर्नओवर कम होगा। और जिस कंपनी में स्टाफ टर्नओवर कम है उस कंपनी में हमेशा फ़ायदा होगा। और जहाँ पर टर्नओवर हाई है तो वहाँ कभी फ़ायदा नहीं होगा। ये जो स्टाफ टर्नओवर का मैंने बताया उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। आप इसको देखिएगा, देखने के बाद मालूम पड़ेगा क्या क्या कारण होता है स्टाफ टर्नओवर का, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको कौन सही कराएगा, वो सारी चीज़ मैंने बताया हुआ। उसके बाद देखो, ये गुड रेपुटेशन फॉर द मैनेजमेंट, ये अगर स्टाफ टर्नओवर कम रहेगा, रेपुटेशन ऑफ मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। समझ लो किसी कंपनी में आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, कोई बोलेगा मैं जा रहा हूँ वर्धमान में जा रहा हूँ, इंटरव्यू है मेरा, तो वहाँ पे क्या 99% आपकी दोस्त है, घर वाला है, कोई भी है, बोलेगा भाई जाओ, क्योंकि उसका रेपुटेशन है। कोई ऐसे एरा गैरा मिल में जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, बोलेगा अरे वो मिल में क्यों जा रहे हो, वहाँ पे तो ऐसा ऐसा है, पैसा नहीं देता, दिक्कत जाता है, रहने का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, ऐसे करके आपको ऐसे डीमोटिवेट कर देंगे, आपको जाने की इच्छा नहीं होगा। वो यहाँ पे आता है रेपुटेशन की बात है। रेपुटेशन कब बढ़िया रहेगा, जब मैनेजमेंट सब सिस्टम फॉलो करेगा, सबकी दिक्कत समझेगा, सबकी सुझाव लेगा, वो कैसे कैसे तरक्की करेगा मिल, उसके बारे में मालूम पड़ेगा। इसीलिए रेपुटेशन ऑफ कंपनी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। समटाइम्स टॉप मैनेजमेंट कॉल द पर्सन टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स। वो जो रिजाइन दे के या टर्मिनेट होके जा रहा है, कभी कभी वो आदमी को तुरंत बुला के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके रख लेते, वो उसमें टर्नओवर कम हो जाता है। प्रोडक्टिविटी लेवल ऑल्सो इंक्रीज। जब आपके स्टाफ स्टेबल हो गए, सिस्टम डल गया, बढ़िया से चलने लगा कंपनी, तो प्रोडक्टिविटी अपना आप आएगा। समझ लो किसी मिल में सुपरवाइजर 2-3 महीना में सब भागते रहे, तो उसमें तो 2-3 महीना लग जाता है सब कारीगर के नाम जानने के लिए, वर्कर का सब नाम जानने के लिए, उनका फ़ोन नंबर लिख के रखते। अब तो पहले वाला ज़माना रहा नहीं, हर सुपरवाइज़र हर वर्कर का फ़ोन नंबर अपने मोबाइल पे रखता है, उसका हाल चाल लेता है, कभी छुट्टी मार दिया, कभी कहीं गया फंस गया, आ नहीं पाया, तो इसको कांटेक्ट करते हैं। अगर वही स्टाफ ही चेंज हो जाएगा 2-3 महीने में, वो क्या करके देगा आपको। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्टाफ रहे बराबर। इंटरपर्सनल रिलेशन इंक्रीज इन बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड स्टाफ। अगर ये सिस्टम आप एग्जिट इंटरव्यू वाला सिस्टम चालू कर दोगे, जो स्टाफ और मैनेजमेंट के अंदर जो कड़ी है वो मजबूत रहेगा। जब कड़ी मजबूत रहेगा तो मैनेजमेंट का प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अगर कड़ी मजबूत नहीं रहेगा, मैनेजमेंट की प्रॉफिट कभी नहीं हो पाएगा। कल्प्रिट एम्प्लॉय में बी वार्ड। कल्प्रिट एम्प्लॉय क्या होता है, समझ लो कोई एम्प्लॉय नीचे वाला को गाली दिया या कुछ उल्टा सीधा बोला, तो उनको हरासमेंट किया, वो जानबूझकर तंग किया, जैसे ड्यूटी ख़त्म हो गया 2 घंटा तक खड़ा करके रखा। हाँ, ये सब परेशानी जो होता है ना, वो सब नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में। अगर ऐसा एम्प्लॉय कोई है तो इसको मैनेजमेंट वार्निंग देगा पहले। कल्प्रिट एम्प्लॉय में भी इम्प्रूव्ड हिज बिहेवियर रियल अप्रोच। जो कल्प्रिट एम्प्लॉय जो होता है उसका अपनी बिहेवियर सुधारने के लिए मौका देना चाहिए कि भाई तुमने ये चीज़ किया, इसीलिए तुमसे नीचे वाला स्टाफ नाराज़ है, अपनी बिहेवियर में सुधार करो। कैसे बढ़िया से मिल के चलाओगी, उसी हिसाब से देखो। जैसे कहावत है ना, सबका सही रहेगा, मतलब मैनेजमेंट का, नीचे वाला का, ऊपर वाला, सबकी विकास होगा इसमें। और इसमें मतलब बिहेवियर चेंज होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है, कल्प्रिट एम्प्लॉय हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, और एक एम्प्लॉय ले लेना। और इन एवरी इंडस्ट्रीज मस्ट फॉलो दिस सिस्टम फॉर बेटरमेंट। सब इंडस्ट्री वाला ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए और बेटरमेंट के लिए। और वीडियो अंत करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए। बगैर मेंबरशिप से चलाने के लिए अपने पास दिक्कत जाता है,
और मेंबरशिप लेंगे तो अपना भी चैनल चलता रहेगा, आपको भी बेनिफिट होगा, चैनल भी चलता रहेगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।